हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी आपका फरवरी मार्च 2023 में एग्ज़ाम हुआ था। उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आप देखिए कि पेपर का लेवल वास्तव में काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल इसका काफ़ी बढ़ गया है। तो आप लोग पेपर के पैटर्न को समझने की कोशिश करिए और अपनी तैयारी को भी उसी तरह से करिए। ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी ही हमारी होनी चाहिए और मेरा यही एम है कि मैं अपने इस चैनल में आपकी तैयारी ऐसे ही करवाऊँ जो अभी का ट्रेंड है। ठीक है, एनटीए के द्वारा जो अभी एग्ज़ाम पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपकी तैयारी करवाऊँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि मैं कभी भी खाली क्वेश्चन आंसर नहीं करवाती हूँ। आपने देखा होगा या आप लोग पहले की वीडियोस देख लीजिए, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखिएगा कि वहाँ पे साथ में मैं सब चीज़ का एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम PYQs के द्वारा सॉल्व कर लेते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि इन चीज़ों से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में आपके हर चीज़ मेंशन नहीं है, इसलिए हमको PYQs को करना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके पहले मैंने काफ़ी वीडियो डाल दी हैं, आपने देखा होगा। आपको टेलीग्राम चैनल पे भी कंटेंट बराबर दिया जा रहा है, साथ ही आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे मैं खाली वीडियो ही नहीं बाकी कंटेंट भी देती हूँ। ठीक है, अभी करंट का भी शुरू हो जाएगा, करंट अफेयर से संबंधित चीज़ें और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ना साल का एंड हो चुका, तो अब काफ़ी चीज़ें आपके इसमें एग्ज़ाम में आने के लिए जो है आपकी तैयार हो गई हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको ऐसे ही प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इसको भी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं। देखिए, अभी का ये क्वेश्चन है आपका फरवरी मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो मुझे बच्चों के द्वारा ही जो है आप लोगों ने ही भेजे हैं इस तरह से क्वेश्चन, तो वो मुझे समझ में आए कि ये वीडियोस बनानी चाहिए, तो जिससे बाकी सबको भी हेल्प हो जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन था, द क्वालिटी ऑफ वंस मेमोरी कैन जनरली बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर। किसी की स्मृति की गुणवत्ता को किसके आधार पर जांचा जा सकता है। अभी तक देखिए हम क्या पढ़ रहे थे कि मेमोरी के जो है लेवल्स ही पढ़ रहे थे, है ना। आप 3 तरह के पढ़ते थे, लेकिन अब मैंने देखा इधर काफ़ी क्वेश्चन मैंने भी सॉल्व कराया, आपने देखा होगा। तो उसमें क्या है, मेमोरी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेमोरी की जो है अब हमको डीप की इसके जो है इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और डीप में समझना पड़ेगा, क्योंकि मेमोरी क्या है, एक पूरा चैप्टर ही है। जो एजुकेशन वाले बच्चे हैं वो तो पढ़ते होंगे, और मेरा खुद का सब्जेक्ट भी सेकेंड पेपर का एजुकेशन ही है, तो उसमें क्या है, मेमोरी एक पूरा एक चैप्टर है ना। लेकिन उतनी चीज़ें ना पढ़ के मैं आपको शॉर्ट में चीज़ें बताऊँगी। तो देखिए, इसका क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकालेंगे। हम जब भी स्मृति की बात करते हैं, मेमोरी की बात करते हैं, तो उसके कुछ क्वालिटीज़ की, कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कुछ एक चीज़ें हैं जैसे कि क्विक लर्निंग, उसके बाद गुड रिटेंशन, फिर है क्विक रिकॉल और क्विक एंड एक्यूरेट रिकॉग्निशन। मतलब क्या हुआ, जितनी जल्दी आप सीखते हैं, मतलब आपका मेमोरी से ही संबंध है इसका। ठीक है, गुड रिटेंशन मतलब जितना देर उसको धारण करते हैं, कितनी आपकी याद रखने की क्षमता कितनी ज़्यादा है। ठीक है, धारण करने की। क्विक रिकॉल, जब आपको उसको फिर से मतलब पुनः मेमोराइज करना पड़ा, मतलब रिकॉल करना पड़ा फिर से, तो आप कितनी जल्दी क्विक कर लेते हैं ना। जैसे मैंने अभी आपको ये चीज़ें पढ़ाई और आपको एग्ज़ाम में जाके नेट का पेपर जब आप देंगे तो उसको आपको रिकॉल करके फिर से वहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। क्विक एंड एक्यूरेट रिकॉग्निशन, आप जल्दी और एकदम एक्यूरेट, शुद्धता के साथ उन चीज़ों को संज्ञान में लाएं। ठीक है, तो इसके आधार पे अगर हम बात करें तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, तो पावर ऑफ रिटेंशन। ठीक है, ये आपका प्रतिधारण क्षमता जो है ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए 2 स्टेटमेंट दिए हैं। अब सवाल इतने बड़े होते हैं तो देखिए हिंदी में नहीं आ पाया है। ठीक है, इंग्लिश में ही मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर देखिए 2 स्टेटमेंट हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है, Padlet is a game-based platform used in educational institutions to create quizzes, conversations and surveys. Padlet क्या है, स्टेटमेंट पहले में कह रहा है एक गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यूज़ किया जाता है टू क्रिएट क्विज, कंजर्वेशन एंड सर्वेज। तो इसमें कह रहा है क्या स्टेटमेंट सही है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, अभी बताऊंगी आपको क्यों। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है सी सॉ। ठीक है, ये एक आपका जो है
इसमें टेक्निकल टर्म्स है, लेकिन आपने सी सॉ नाम से एक झूला भी देखा होगा, जिसमें क्या है, एक तरफ उठ जाता है तो दूसरी तरफ नीचा हो जाता है, ऐसा होता है ना। तो सी सॉ इज एन ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट अलाउज स्टूडेंट टू वर्क टुगेदर ऑन टेक्स्ट, पीडीएफ्स, ड्राइंग्स एंड वीडियोस। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब इन चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहला इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट। अब इसमें आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है इनकरेक्ट है, ठीक है, सेकेंड इज करेक्ट है। अब क्यों है, क्योंकि पैडलेट क्या है, पैडलेट दूसरों के साथ सहयोग करने के लिए उपयोग में आसान वेबसाइट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर, एक वेबसाइट है। ये एक ऑनलाइन नोटिस बोर्ड है जो टीचर्स और छात्रों को विचारों, सूचनाओं और ज्ञान को ये साझा करने में सक्षम बनाता है, ठीक है। यहाँ पर नॉलेज बेस्ड चीज़ें की जाती हैं और छात्र किसके द्वारा यूज़ कर सकते हैं, अपने फ़ोन, टैबलेट या कंप्यूटर से एक लिंक के द्वारा इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट के माध्यम से हम इसमें ज्ञान का उपयोग करते हैं, ना कि जैसे कह रहा है एक गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म है, इसीलिए इनकरेक्ट है, ठीक है। सी सॉ इज़ ए प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट एंगेजमेंट, ठीक है। ये स्टूडेंट एंगेजमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म है। टीचर्स कैन इम्पावर मतलब उसके शक्ति को बढ़ाना, स्टूडेंट्स टू क्रिएट, यहाँ पर रिफ्लेक्ट, शेयर एंड कोलैबोरेट, यहाँ पर इन चीज़ों के लिए होता है, मतलब बच्चों को क्रिएटिव बनाने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए एंड शेयर। यहाँ पर स्टूडेंट जो है शो व्हाट दे नो यूजिंग वीडियोस, फोटोज़ और टेक्स्ट, मतलब यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर इस तरह से शो कर सकता है कि वो क्या चीज़ जानता है और किन के माध्यम से, फ़ोटोज़ के माध्यम से, वीडियोज़ और टेक्स्ट के माध्यम से, ठीक है। तो सी सॉ इज़ एन ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट अलाउज स्टूडेंट टू वर्क टुगेदर ऑन टेक्स्ट के माध्यम से, पीडीएफ्स के और ड्राइंग के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से। तो ये चीज़ सही है और दूसरा पहला वाला गलत है। तो इस तरह से ये हो गया, ठीक है। अब आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हुए मैं खुद आपको कह रही हूँ कि, और मैं खुद भी आपको पढ़ाऊँगी, अब एडवांस लेवल पर हम चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको अब चीज़ें पढ़नी है वो एजुकेशन से संबंधित जो भी टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रहा है वो चीज़ें थोड़ा सा आपको नज़र में रखनी है, और मैं खुद भी आपको बताऊँगी। थोड़ा हम लोग ज़्यादा पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है, उससे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन कम नहीं पढ़ना है, ठीक है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको पढ़नी है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए हैं। कथन पहला कह रहा है वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में वयस्कों और अधिक सक्षम सहपाठियों की भूमिका पर बल दिया। ये कह रहा है वाइगोत्स्की की थ्योरी में, मतलब अधिगम में वयस्कों और अधिक सक्षम सहपाठियों की भूमिका पर। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था वाइगोत्स्की की थ्योरी बहुत अच्छे से, मैंने इसके पहले ही वीडियो में बताया था। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का सिद्धांत, स्कैफोल्डिंग, मैंने आपको वाइगोत्स्की की थ्योरी में सब चीज़ बता रखा है, ठीक है। तो आप वहाँ पे उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि स्कीम्स बाकी भी और टर्म्स ऐसे मैंने वहाँ पे बताए हैं, ठीक है। जीन पियाजे की भी थ्योरी का वहाँ पे जिक्र किया है। अब देखिए दूसरा कथन कह रहा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, मतलब जो जोन है वो क्षेत्र है जिसमें कोई बच्चा बिना किसी अन्य की सहायता से अकेले ही समस्या का समाधान करता है। जो ये तो गलत है, ठीक है ना। ये तो आपको बिल्कुल रट गया होगा अब तक कि सेकंड इज़ रॉन्ग और फर्स्ट इज सही है, क्योंकि यहाँ पर वाइगोत्स्की जी ने ही तो बताया था ना कि जहाँ तक बच्चा अपने खुद के प्रयास के द्वारा सीखता है, लेकिन एक लेवल के बाद वो अगर किसी के सपोर्ट से, है ना, जिसको हमने स्कैफोल्डिंग कहा था उस प्रोसेस को, जब उसको सपोर्ट मिल जाता है तो अगर उसके सपोर्ट से अगर वो और अच्छा लर्निंग कर सकता है तो इसी जोन को जो मतलब पहला लेवल और दूसरे लेवल का जो डिफरेंस होता है, इसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। ZPD, कैपिटल ZPD मैंने आपको बताया था, और क्वेश्चन आजकल लर्निंग थ्योरी से बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लर्निंग थ्योरी का मैं एक जो है वीडियो भी बनाऊंगी, 2 पार्ट में आपको मिलेगा क्योंकि थ्योरी ज़्यादा है, और उसमें सब की पॉइंट्स आपको समझाऊंगी, तो आप थ्योरी का एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला सही होगा और दूसरा गलत है। वाइगोत्स्की की थ्योरी से आपका सवाल एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, 2, 3, 4 चीज़ें हैं जो आपको पढ़ लेनी है। डेविड और जॉनसन के अनुसार सहकारी अधिगम समूह के निम्नलिखित में से कौन प्रमुख तत्व हैं। अब देखिए सहकारी अधिगम समूह, यहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग की बात कर रहा है, कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी। तो कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी है क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए ना। और इससे संबंधित सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया था, 2022 में भी आया था, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ PYQs को सॉल्व करिए और विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और मैंने तो जो अब तक करवाए हैं सब में जिन बच्चों ने देखा होगा उनको एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि उसके साथ एडिशनल जो चीज़ें हैं, जो भी 4 टर्म्स में दिए, जो मतलब 4 ऑप्शन में दिए रहते हैं, वो भी आपको साथ में बता दी जाती हैं। अब देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग हम पहले समझते हैं
कि ये क्या है, कोऑपरेटिव, जैसा कि नाम है कोऑपरेट करना है ना, सहयोग। तो ये ना केवल सीखने में सहायता करता है बल्कि कंपटीशन की भावना विकसित करता है। मतलब यहाँ पर कंपटीशन भी कैसा होगा, हेल्दी कंपटीशन, ना कि किसी को नुकसान पहुँचाने वाला, ठीक है। यहाँ पर छात्र अपने उन कमज़ोर साथियों को समझाते हैं, मतलब जो मतलब नहीं सीख पा रहे हैं, उनकी लर्निंग जो है कैपेसिटी थोड़ा कम है, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते हैं, तो उसी क्लास के जो और तेज़ बच्चे हैं या उनसे थोड़े बड़े बच्चे हैं वो उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे होता है। तो इस तरह से जो बच्चे सीखने में एबल नहीं होते हैं उनकी यहाँ पर हेल्प की जाती है। यहाँ पर कंपटीशन या संघर्ष के बजाय छात्रों के बीच एक सहयोगपूर्ण बंधन रहता है, ठीक है। तो इस तरह से वो यहाँ पर एक कंपटीशन की भावना नहीं रहती है, एक ग्रुप की भावना रहती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो किस तरह से होंगी, पीयर सपोर्ट होगा। पीयर मतलब आपसी, जो भी आपके सहपाठी हैं, सहयोगी हैं, उनके बीच में एक सपोर्ट होता है। फिर ग्रुप वर्क होता है, क्योंकि यहाँ पे कोऑपरेटिव टीम वर्क में काम किया जाता है। ग्रुप प्रेजेंटेशन होती है, को रिसर्च होती है, और पॉजिटिव जो है डिपेंडेंस होती है, पॉजिटिविटी होती है। मतलब जो अगर थोड़ा कोई किसी चीज़ में लर्निंग में पीछे है तो वो दूसरे पे डिपेंड रहेगा, लेकिन पॉजिटिव अप्रोच के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब और यही इसके बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, लीडरशिप स्किल आती है, और डीप लर्निंग सीख सकते हैं बच्चे, और इंडिपेंडेंस होते हैं। टीचर पे वहाँ पे उनको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है कि टीचर ही हमको बताएगा तभी हमको आएगा। टीम वर्क की भावना से मतलब काम करेंगे तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है, बच्चे में खुद के भी बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक आती हैं ना। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू जॉनसन, आपके ये कह रहा है कि डेविड और जॉनसन के अनुसार है ना, तो इनके अनुसार अगर हम बात करें तो मैं आपको ये चीज़ें दिखाती हूँ। यहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग के ये कुछ 5 फीचर्स हैं। देखिए, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, प्रोमोटिव इंटरेक्शन मतलब प्रमोट करेगा, है ना, आपस में जो अंतर्क्रिया होगी वो पॉजिटिव वे में होगी, इंटरपर्सनल एंड सोशल स्किल होगी, और ग्रुप प्रोसेसिंग होगी। ये सारी चीज़ें हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इसके आधार पर अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, तो देखिए इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, कोऑपरेटिव मतलब जो है यहाँ पर पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद प्रमोटिव इंटरेक्शन, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन, ये वाला ठीक हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब सोचिए अगर हम नहीं एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तो ये पेपर तो होने वाला नहीं है ना। तो इस तरह से मुझे कुछ क्वेश्चन मिल पाए, मतलब बच्चों ने जैसे बताया। हाँ, तो मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग पेपर दे सकते हैं तो जो अभी आपका फरवरी मार्च में होता है, अगर आपके पास अवेलेबल है, आप दे सकते हैं तो प्लीज़ शेयर करिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने लिंक दिया है और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी दे दिया गया है, तो ये मेल आप कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक आपको दिया है, ठीक है। पेपर देने से ये होगा कि अभी क्योंकि साइट पे तो आए नहीं है कि हम डाउनलोड कर लें और मैं आपका एनालिसिस करके मैं फिर उसके अकॉर्डिंग तैयारी कराऊँ, तो आप ही लोग मेरी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अगर आप पेपर प्रोवाइड कर देंगे तो अच्छी बात है। चलिए फ्रेंड्स, और आगे देखिए, ये सब अब की बार के पूछे हुए हैं, और मैंने इसीलिए टीचिंग एप्टीट्यूड के ही क्वेश्चंस को लिया है, क्योंकि अभी जो हम सीरीज़ वाइज चल रहे हैं ना, इसके पहले मैंने हायर एजुकेशन की बहुत सी चीज़ें करवा दी, तो आप लोग उनको देख लीजिए। उसके पहले कम्युनिकेशन का बताया था, जो भी एडवांस लेवल की, बेसिक तो आपको आता ही, इतना तो मैं समझती हूँ कि आपको वो चीज़ें आती हैं, लेकिन अब क्या है, उससे ऊपर की जो चीज़ें, जैसे भी मुझे कुछ बच्चों के द्वारा पता लगता है कि अब ये पूछा गया है, अब ये पूछा गया है, तो आप लोग पेपर प्रोवाइड करिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कोहलबर्ग के नैतिक विकास के कन्वेंशनल लेवल पूछ रहा है। कन्वेंशनल लेवल संबंधी सिद्धांत के अनुसार कौन से चरण सम्मिलित होते हैं। अब कोहलबर्ग की थ्योरी, तो यहाँ पर कन्वेंशनल लेवल से पूछ रहा है। देखिए, इनके जो थे 3 तरह के लेवल थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ये आपको चार्ट यहाँ दिखा देते हैं, थोड़ा क्लियर कम है लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ने में आ रहा है। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, 3 लेवल इन्होंने बताए कोहलबर्ग ने। एक तो पहला सवाल यही बनता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसका है, तो कोहलबर्ग का है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, सब लर्निंग थ्योरीज का ही है। अब दूसरा है, देखिए अब यहाँ पर ये आपको जितने स्टेप्स हैं, लेवल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। प्री कन्वेंशनल में क्या होगा, ईगोसेंट्रिक जजमेंट। फिर दूसरा आता है पनिशमेंट एंड ओबीडियंट ओरिएंटेशन। तीसरा है इंस्ट्रूमेंट रिलेटिव्स ओरिएंटेशन। कन्वेंशनल में पूछ रहा है तो यहाँ पर देखिए इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस ओरिएंटेशन, फिर अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन,
और पोस्ट कन्वेंशनल कह रहा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सामाजिक अनुबंध के आधार पे, और ये है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल के आधार पे। तो थोड़ा सा टर्म्स अजीब हैं, लेकिन इसकी जब थ्योरी मैं आपको समझाऊंगी तो आपको याद करवा दूंगी, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए कौन कौन से आएंगे। तो कन्वेंशनल की बात कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपका ओबीडियंस, देखिए यही चीज़ें इंग्लिश में यहाँ पे दे दी हैं, क्योंकि वो हिंदी में तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा ना। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये हो जाएगा बी एंड डी, ठीक है। इसमें होगा अच्छा होने, रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन, ये बी और डी का कोहेलबर्ग की थ्योरी का ये हो जाएगा, ठीक। अभी जब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। और देखिए बहुत सी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक बालक सर्वप्रथम विविध वस्तुओं जैसे पुरुषों, महिलाओं, पशु पक्षियों के मध्य भेद कर पाना सीखता है, ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट कर लेता है। उसके बाद में वो एकल करने हेतु इन विभेदित अवधारणाओं को एक कर देता है। अब वो क्या करता है, ही यूनिफाइज दिस डिफ्रेंशिएटेड कॉन्सेप्ट टू फॉर्म ए सिंगल कॉन्सेप्ट। अब सिंगल कॉन्सेप्ट में बना देता है। अब इसको हम क्या कहेंगे, ये सारे टर्म्स आपको दिए हुए हैं, इसमें ये आप क्या कहेंगे, इसको हम क्या चीज़ कहेंगे। तो इसमें देखिए स्ट्रक्चरेशन, डिफ्रेंशिएशन, जनरलाइजेशन और मेमोराइजेशन। तो आपको क्या लगता है, इसमें ये जनरलाइजेशन होगा। जनरलाइजेशन मैंने आपको कई बार बताया था, हम रिसर्च में भी पढ़ते हैं, सामान्यीकरण जिसको कहते हैं, कि कुछ चीज़ों पे मतलब जैसे हमने वहाँ पर हम पढ़ते थे कि सैंपल लिया तो हमने कुछ ही चीज़ों पे रिसर्च किया, कुछ मतलब कोई पीपल हो सकते हैं, कोई वो ग्रुप हो सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं, उनकी किसी कैरेक्टरिस्टिक पे किया, और फिर उसको बड़े ग्रुप में उन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया कि हाँ ये चीज़ें उन पर भी अप्लाई होंगी। अगर ये चीज़ें वहाँ से ये बातें समझ में आ रही हैं, इस गुण में ये अगर क्वालिटीज़ हैं, तो ये भी मतलब यही क्वालिटीज़ बड़े ग्रुप के लिए भी होंगी। तो मतलब हमने वहाँ पे जब उसको बड़े में भी अप्लाई किया तो ये हो गया सामान्यीकरण, है ना। यही चीज़ तो मैंने आपको बताई थी। तो वही चीज़ वो कह रहा है कि जैसे उसने डिफ्रेंशिएट किया और उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट को वो उसने एक ही जगह पे लगा दिया, है ना। तो ये सामान्यीकरण की प्रतिक्रिया। अब देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये दो सेट में क्वेश्चन इस तरह से मुझे मिले, इसलिए मैंने बताया आपको। अब यहाँ पर देखिए, इज़ अ डिजिटाइज कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स, मतलब किसी व्यक्ति, यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक करना है आपको, यहाँ पे भरना है। किसी व्यक्ति अथवा समूह की कलाकृतियाँ, संसाधन और उपलब्धियों का डिजिटल संग्रह है जो व्यक्तिगत ऑनलाइन संस्थानन मतलब प्लेसमेंट निर्मित करते हैं, वे डिजिटल अधिगम प्लेटफॉर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो इसमें देखिए जो भी ई पोर्टफोलियो के बारे में मैंने आपको बताया था, जितने भी नए टर्म्स पूछे जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, वो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताया था। जिन लोगों ने देखा है बहुत अच्छी बात, नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, ठीक है। उसमें न्यू टर्म्स, न्यू कॉन्सेप्ट करके मैंने आपको वीडियो दिया था। तो अब देखिए, क्योंकि सारी चीज़ें तो आपको थ्योरी में ऐसे नहीं बता सकते, लेकिन जैसे जैसे PYQs आते हैं या उनके साथ और लगता है कि क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो वो आपको क्वेश्चन के साथ ही बता दी जाती है ना। तो वो वीडियोज़ आप देखते रहिए। तो इसमें इसका जो राइट ऑप्शन होगा ई पोर्टफोलियो होगा, ठीक है। पोर्टफोलियो क्या होता है, जिसमें कि सारा चीज़ जो है मतलब ये जैसे कह रहा है ना, संसाधन और उपलब्धियों का जो भी अचीवमेंट्स होते हैं, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी चीज़ें डिजिटल फॉर्म में रखी जाती हैं, इसीलिए इसको ई पोर्टफोलियो कहा है। वहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, क्योंकि ई पोर्टफोलियो से या पोर्टफोलियो से काफ़ी क्वेश्चन आपके कई बार 3-4 बार पूछे गए हैं। तो कई बार तो एक आध बार ऐसा हुआ कि उसके स्टेप में पूछा गया, और कुछ ऐसे पूछे गए हैं, कुछ और तरीके से पूछे गए, मतलब काफ़ी तरह से पोर्टफोलियो के संबंध में क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। तो आप उन सब वीडियोस को देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है, जैस्मिन ने अपने रसायन विज्ञान के प्रयोगशाला कक्ष में अपनी प्रयोगशाला परीक्षा के समय एक 5 ml पीपेट आप समझते हैं, जो केमिस्ट्री लैब में यूज़ करते हैं। ब्यूरेट और पीपेट आपने देखा होगा, है ना, शक करने के लिए जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो ब्यूरेट और पीपेट का यूज़ करते हैं। तो ये कह रहा है पीपेट का प्रयोग किया, किंतु पाठ्यांक जो उसकी रीडिंग थी सही नहीं थी। जब वो हतोत्साहित होने लगी, जब मतलब डिसअपॉइंट होने लगी, तब उसकी मित्र एक थी रंजीता, उसने पिपेट को ठीक से पकड़ने और रसायन को सही ढंग से डालने का सुझाव दिया। अब देखिए यहाँ पर हेल्प हो रही है ना। अब उसने सफलता प्राप्त की और अपेक्षित परिणाम प्राप्त किया। तो ये किस प्रकार का उदाहरण, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपको एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा कि इसकी थ्योरी क्या है, उसकी थ्योरी क्या है, कभी भी आपको ऐसे इम्प्लीमेंट करके पूछा जाएगा, है ना। 90 अपना पैटर्न बदलता रहता है, वैसे भी तो क्या करना है हमें, खैर, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कर ले जाओगे, और इससे तो कोई सवाल गलत होएगा नहीं। ये आपका वही वाइगोत्स्की का थ्योरी है
ठीक है। ये ZPD का सिद्धांत है, समीपस्थ विकास क्षेत्र, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उसने क्या किया, सहायता ली है ना, अपने से तो नहीं किया, अपने द्वारा जितना उसको प्रयास करना था किया, लेकिन यहाँ पर उसकी फ्रेंड ने हेल्प किया। तो ये हो गया आपका किससे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर नाम ना पूछ के अब आपको उस टर्म्स की तरफ ले जा रहा है कि ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र है ना, तो ये चीज़ हो गई आपका ZPD के बारे में पूछ रहा है। तो आप पता ही है कि किससे संबंधित है, तो वाइगोत्स्की का है। अगर नाम पूछ लेता, मान लो इसी को पलट देता, तब आपको ऐसे बताना था, ठीक। तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग। यहाँ पे कह रहा है वन ऑफ द आउटकम्स ऑफ बंडूरा सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। लर्निंग थ्योरी से बहुत सवाल इस बार बन रहे हैं और सब थोड़ा अलग पैटर्न पे हैं, क्योंकि ये सब पेडागोजी से संबंधित हैं। तो आपको ये किताबों में भी अभी नहीं मिल रहा है, कहीं पर भी ऐसे नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगी, ठीक है। आपको इसमें परेशान नहीं होना है, आपको बस अपनी पढ़ाई करनी है और जो अगर मैं यहाँ दे पा रही हूँ तो वो चीज़ें आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर देखिए बंडूरा जी की सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी थी। जब कभी सामाजिक अधिगम सिद्धांत पूछा जाएगा तो किसका था, बंडूरा का, ठीक है। और नैतिक विकास का सिद्धांत अभी हमने पहले पढ़ा, कोलबर्जे का था। तो यहाँ पर देखिए अब इनमें जो है ये कह रहा है कि फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग। इसी को ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी कहते हैं, क्योंकि इनके जो स्टेप थे, इनकी जो थ्योरी थी, इन्होंने अवलोकन का सिद्धांत दिया, मतलब व्यवहारों को जानना। तो इनका पहला स्टेप होता है, जब हम इस थ्योरी की बात करते हैं, व्यवहार को जानना, व्यवहार का स्मरण करना। फिर मतलब पहले तो आपने चीज़ों को समझा, फिर उसको मेमोराइज़ किया। अब जो आपने मेमोराइज़ किया उसको फिर वर्किंग फॉर्म में लाए, स्मृति को क्रिया में बदलना। क्रिया में बदलने के बाद अनुकरणित व्यवहार, अब जो हमको लगता है कि इस व्यवहार का अनुकरण करना चाहिए, इसको फॉलोअप करना चाहिए, फिर अगर वो अच्छा है तो वहाँ पर पुनर्बलन मिलेगा, वो भी किस तरह का, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, ठीक है। और अगर अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, ठीक। तो ये हो जाता है अनुकरणित व्यवहार का पुनर्बलन। तो इस तरह से 4 स्टेप हो गया, क्या क्या, व्यवहार को जानना, स्मरण करना, स्मृति को क्रिया में बदलना, अनुकरणित व्यवहार का पुनर्बलन, ठीक है। और ये मैंने कई बार आपको एग्जाम्पल से भी बताया है। चलिए अब उसको हम अगले उसमें पढ़ेंगे। थ्योरी जब मैं आपको पूरी बताऊँगी तो वो वहाँ पर हम जो है उसके मतलब ऐसे हम एग्जाम्पल के तौर पे याद करेंगे, पूरा रटना नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ निमोनिक्स के थ्रू बताऊंगी कि आपको कैसे याद करना है। तो यहाँ पर देखिए जो चीज़ें होंगी, कौन कौन सी होंगी इसके एलिमेंट्स में। तो यहाँ पर ये देखिए आपका अटेंशन होगा, ठीक है, ये अटेंशन हुआ, उसके बाद रिटेंशन हुआ, प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि अब हम स्मृति को क्रिया में बदल रहे हैं ना, और उसके बाद मोटिवेशन। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक लड़की है और वो क्या है, अपने मम्मी को खाना बनाते देखती है, तो यहाँ पर वो क्या कर रही है, ऑब्जर्वेशन कर रही है, ठीक है। अटेंशन मतलब ध्यान लगा के सीख रही है, अटेंशन, ठीक है। अब उसने क्या किया, व्यवहार को उसने जाना कि कैसे इस रेसिपी को बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। फिर उसने उन चीज़ों को क्या किया, मेमोराइज़ कर लिया कि अच्छा ठीक है मैं अगली बार अब मैं खुद से बनाऊँगी, है ना। अब जब जैसे उसने याद कर लिया कि अच्छा इसके बाद ये स्टेप करते हैं, पहले हम गैस जलाते हैं, फिर ऐसे बर्तन लाएंगे, फिर इसमें ये चीज़ें डालनी है, इन चीज़ों को कलेक्ट किया। अब उसके बाद उन्हीं चीज़ों को उसने करना शुरू किया, कैसे कैसे मम्मी ने किया था, मुझे भी ऐसे ही करना है। तो स्मृति को क्रिया में बदलना। अब उसने रेसिपी तैयार कर ली, ठीक है, उस चीज़ों को व्यवहार में बदल लिया, अनुकरणित व्यवहार का। अब यहाँ पर क्या होगा, अब उसकी जो रेसिपी बनाई थी, अब उसने लोगों के सामने, अपने घर वालों के सामने दी। अगर अच्छी बनी तो सब लोग बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा है, फिर से बनाना, ठीक है, बहुत बढ़िया बनाया। नहीं तो फिर लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, चलो अच्छा है, फिर से और अच्छी बनाना, ऐसा बोलेंगे, है ना। तो यही हुआ अनुकरणित व्यवहार का पुनर्बलन। तो अब आप इसमें समझ गए ना क्या क्या होगा, अटेंशन होगा, रिटेंशन होगा, प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन मतलब स्मृति, मतलब जो क्रिया में बदलना, चीज़ों को हम प्रोडक्टिव कर रहे हैं। फिर मोटिवेशन, मोटिवेशन वही रीइंफोर्समेंट, ठीक। तो ये हो गया आपका ABD एंड E, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए ये जो है प्रीवियस ईयर का है, 2022 में क्वेश्चन था, लर्निंग से संबंधित था, इसलिए मैंने इसको लिया। अधिगम की प्रक्रिया के संबंध में कौन से सही है, यहाँ आपको इनको ये जो है आपको सीक्वेंस लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से सही हैं। यहाँ ये देखिए तो इसमें आपका देखिए पहला है सूचना को याद करना और परीक्षा में पुनः प्रस्तुत करना। तो लर्निंग में तो ऐसा नहीं होता है ना कि हमको याद तो करना नहीं पड़ता है, बस हमको हमारी लर्निंग होती है, हम कुछ भी सीखते रहते हैं, औपचारिक अनौपचारिक तरीके से सीखते ही रहते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए पुराने और नए अनुभवों के संश्लेषण और संगठन के परिणाम स्वरूप अभिनव पैटर्न, नॉवेल पैटर्न। तो ये बिल्कुल सही बात है, B
सही है इसका। उसके बाद कह रहा है अधिगमकर्ता पर स्थायी प्रभाव छोड़ने वाले कार्यकलापों को आगे बढ़ाना, ठीक है, परमानेंट इफेक्ट है ना। तो यहाँ पर लर्निंग में क्या होता है कि मॉडिफिकेशन होता है ना, तो यहाँ पे स्थायी प्रभाव छोड़ने वाले कार्यकलाप को आगे बढ़ाया जाता है, तभी लर्निंग जो है आगे बढ़ती है। उसके बाद डी कह रहा है अधिगम का आशय अनुभव का अधिग्रहण। अधिग्रहण मतलब क्या है, कुछ हासिल कर लेना, कुछ सीखना, कुछ हासिल कर लेना। रिटेंशन मैंने आपको बताया ना, धारण करने की शक्ति, आपने उस चीज़ों को कितना अडॉप्ट किया। फिर परिष्करण, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब लर्निंग का मतलब ये है आप सीख रहे हैं तो आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन, मतलब बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो ही जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये तीनों आपके इसमें सही हैं, है ना। ये हो गया आपका BCD, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अब देखिए अगला है, नीचे दो कथन दिए हैं, असेसमेंट ड्राइव्स लर्निंग, मतलब पहला कथन कह रहा है जो असेसमेंट है आकलन अधिगम को प्रेरित करता है। तो आकलन, असेसमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, इसके पहले मैंने इवैल्यूएशन की डाली थी वीडियो, उसमें आपको एक एक चीज़ बताई थी, वो आपको जल्दी कहीं समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैंने पूरा बताया था जिस तरह से एग्जाम में अभी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, आकलन अधिगम को प्रेरित करता है ना। अगर जब हम इवैल्यूएशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तभी तो हमें पता लगता है कि कितनी चीज़ें और अभी बाकी हैं, क्या हमारी लर्निंग सही हो रही है, कहाँ पर कमी रह रही है। अब दूसरा कह रहा है नो फीडबैक इज़ रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या फीडबैक की ज़रूरत नहीं होती है, फॉर्मेटिव समेटिव मैंने आपको सब बता रखा है। तो फीडबैक तो बिल्कुल चाहिए, अगर फीडबैक नहीं मिलेगा तो हम डायग्नोस ही नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, है ना। तो ये तो गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ करेक्ट एंड सेकंड इज़ इनकरेक्ट। आपको देखिए फंडामेंटल अगर क्लियर है ना, बेसिक क्लियर है, तो आप क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। और इवैल्यूएशन तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, प्लीज़ आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक। और फिर से कह रही हूँ, अगर आप लोग पेपर दे सकते हैं तो आपको मेल दे दिया गया है वहाँ टेलीग्राम पे भी, और इसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो अगर आप भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो तो बिल्कुल शेयर करिए, उससे मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को बता सकूँ, ठीक है। आप देखिए अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है, देखिए आपका ये पूछा था ना कोऑपरेटिव लर्निंग का, इसके पहले अभी भी सवाल पूछा है, और ये आपका जून में भी, दिसंबर 2021 और जून 2022 वाले शिफ्ट में भी आया था। तो देखिए पहले भी आ चुका है, तो इसीलिए अगर उसको सॉल्व किए रहेंगे तो इस बार के क्वेश्चन भी कर लेंगे। उन्हीं चीज़ों से लगभग आती है, कुछ चीज़ें हैं कि कभी नई ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट कम अंडर कोऑपरेटिव लर्निंग। अब अप्रोच की बात कर रहा है, वहाँ पर क्या था कि कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था आपको। अब यहाँ पे अप्रोचेस के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा नहीं आता है, कौन सा नहीं आता है ना। तो इसमें इसका जो राइट ऑप्शन है ये डिमॉन्स्ट्रेशन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए मैं ये लिस्ट दिखाती हूँ आपको। लिस्ट ऑफ एडिशनल कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी है, इसमें आपको कुछ चीज़ें याद कर लीजिए जो ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे ये इतनी बड़ी लिस्ट है, इसमें जिगसॉ के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो है इसमें आता है आपका थिंक पेयर शेयर, है ना, ये वाली पूछी जाती है, थिंक पेयर शेयर। और उसके बाद आती है आपकी फिश बॉल, है ना, पेयर चेक, ठीक है, और 3 स्टेप इंटरव्यू मेथड। ये कुछ चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपकी पेयर एडिटिंग, ठीक है, ये चीज़ें कुछ पूछी जाती है, लेकिन आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो आपको कुछ याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी मैंने लिस्ट आपको दे दी है। पेयर चेक क्या होता है, फिश बॉल क्या है, और थिंक पेयर शेयर, अगर ये पूरा नाम भी नहीं लिखा होगा ना तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आया था, थिंक पेयर शेयर करके, ठीक है। और उसके बाद ये इनर आउटर सर्किल है, यहाँ पर ये यहाँ से अलग है, ठीक है, इसमें ये मिसप्रिंट है। तो इस तरह से थिंक पेयर शेयर है और इनर आउटर ये अलग है यहाँ से, ठीक। तो इस तरह से ये स्पीड डेटिंग मेथड है, इनर आउटर सर्किल, क्विज टेड मेथड, ये सारी चीज़ें आपकी लर्निंग स्ट्रेटजी में आती है, किसमें, कोऑपरेटिव वाले में, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा कि आप क्वेश्चन पेपर किस तरह से बन रहा है और कितनी और तैयारी करनी चाहिए, और मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग सब तैयारी करवा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट और अच्छे टॉपिक के साथ जो आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।